स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी से भी जानेंगे आज किस तरह से मार्केट एक्शन पर आपको रखनी है नजर। पर आइए बाजार के एक्शन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के अहम ट्रिगर्स पर नजर डाल के। एक दिन की छुट्टी के बाद कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कारोबार होता हुआ दिखा है शुरू, और 270 अंक फिसलकर डाउ बंद हुआ। हालांकि नैस्डैक जहां पर पिछले कई दिनों से सहारा आपको मिलते हुए दिख रहा है, वहां पर एक बार फिर से नए इंट्राडे रिकॉर्ड और नए क्लोजिंग रिकॉर्ड्स भी बनते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही अगर आप नजर डालें सोना और चांदी, यहां पर आपने भारी गिरावट कल आती हुई देखी है। $1800 के नीचे इंटरनेशनल बाजार में सोना फिसलते हुए दिखा है। चांदी में भी कमजोरी थी और साथ ही कच्चे तेल यहां पर भी आपने गिरावट देखी है। ब्रेंट अब $72 के नीचे आते हुए दिखा है। जी बिजनेस की एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर पर लगी है मुहर। T+1 सेटलमेंट को सेबी ने दी है मंजूरी। 1 जनवरी 2022 से यह हो जाएगा लागू। एक्सचेंज के पास होगा विकल्प। कैसे समझना चाहिए इसके इंपैक्ट को, इस पर भी करेंगे अनिल जी से थोड़ी ही देर में चर्चा। और आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक है और कई सारे फैसलों पर आप एक्शन आते हुए देख सकते हैं। एमएसपी पर एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। टेक्सटाइल पीएलआई पर भी नजर है और ढेर सारे और यहां पर डेवलपमेंट्स होते हुए दिख सकते हैं। तो काफी बिजी दिन है। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है, कल वीकली एक्सपायरी है और साथ ही फिर एक्सटेंडेड वीकेंड पर भी हमारी नजर है। उससे पहले एक बार जरा देख लेते हैं कि आज सुबह के ग्लोबल संकेत आपको क्या दिखा रहे हैं, और इसके बाद फिर अनिल जी से भी चर्चा करेंगे कि आज का सेटअप हमें कैसे समझना चाहिए। ग्लोबल संकेतों की बात करें तो 3 दिन के वीकेंड के बाद कल अमेरिकी बाजारों में हमने थोड़ा उतार चढ़ाव वाला एक्शन देखा। हालांकि क्योंकि छुट्टी के बाद आ रहे थे तो वॉल्यूम्स थोड़े कम थे यूजुअल वॉल्यूम्स के मुकाबले, पर वॉलेटिलिटी उतनी ही ज्यादा आपको आती हुई दिखी है। तो उतार चढ़ाव के बीच हमने देखा कि डाउ करीब 350 अंक फिसल कर बंद हुआ है और दिन के निचले स्तर के करीब डाउ में आपने क्लोजिंग आती हुई देखी है। S&P 500 भी 0.3% नीचे था, बल्कि 11 में से 8 सेक्टर्स में यहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। नैस्डैक यहां पर एक बार फिर से आपने सहारा बनते हुए देखा है और हल्की बढ़त के साथ नया इंट्राडे और नया क्लोजिंग रिकॉर्ड भी नैस्डैक पर बना है। तो वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, बट थोड़ा रोटेशन देखा है क्योंकि स्मॉल कैप्स में भी थोड़ी ज्यादा गिरावट थी। 0.5% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स भी था। बॉन्ड यील्ड भी पिछले 2-3 दिनों से बढ़कर 1.36% पर आ गई, तो उसका थोड़ा इंपैक्ट आपने कल अमेरिकी बाजारों पर आते हुए देखा है। नजर रखिए जिस तरह से कमोडिटीज की चाल है, क्योंकि एक कमोडिटी सेल ऑफ कल हमने होते हुए देखा है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, इन तीनों कमोडिटीज में आपने कल दबाव बनते हुए देखा है और डॉलर इंडेक्स पर एक रिबाउंड आया है। तो करीब 1 महीने की ऊंचाई के करीब डॉलर आते हुए दिखा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्शन हो सकता है। यूरोप में भी करीब ½ % की गिरावट थी। कल है ईसीबी की मीटिंग और स्पेशली जिस तरह से फेड चेयरमैन के रीसेंट कमेंट्स रहे हैं, अब ईसीबी की किस तरह की पॉलिसी रहती है, क्या है उनका सोच विचार, ये देखना भी बाजार के लिए काफी जरूरी हो गया है। तो कुछ अहम इवेंट्स आने वाले हैं अगले 1-2 दिनों में, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव आपको बाजार में आते हुए दिख रहा है। नजर रखिएगा आज एशिया के बाजारों पर। जापान में तो 4 दिनों से आपको तेजी दिखी रही है, बट चीन और हांगकांग के बाजारों पर भी नजर रखिए, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स का वहां पर मानना है कि जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा था कई सारी कंपनीज पर, अब वो एक्शन का जो डर है वो निकलते हुए दिख गया है। तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। और क्रिप्टो मार्केट पर भी रखिए नजर। बिटकॉइन 11% फिसला है। एल सैल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश हो गया है जिसने क्रिप्टो को ऑफिशियली एक करेंसी के रूप का दायरा दे दिया है। पर आइए इन सभी संकेतों के बारे में अनिल जी से जानते हैं। और सर, मिडवीक ट्रेडिंग सेशन के लिए किस तरह से करनी है तैयारी, ये भी आपसे जानना जरूरी है। एक बार जरा ग्लोबल एक्शन को ही टच करते हैं सर। 3 दिन के वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजार कम वॉल्यूम्स, हाई वॉलेटिलिटी और 270 अंक फिसलकर डाउ दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। कैसे देखें कल के ग्लोबल एक्शन को सर? दीप, सबसे पहले चीज़ तो एक जो हमें शुरुआत करनी चाहिए देखने की, वो पॉइंट्स के बजाय परसेंटेज में। होता क्या है कि 270 पॉइंट, 350 पॉइंट ज़्यादा नज़र आते हैं, अरे 350 गिर गया, लेकिन वो 350 पॉइंट की गिरावट को इस तरीके से देखना है कि इंडेक्स के लेवल क्या है। अगर 20,000 के इंडेक्स पे 350 पॉइंट डाउ गिरता है तो यानी कि 1.25% गिर रहा है, और 35,000 के इंडेक्स पे डाउ गिरता है 350 पॉइंट, मतलब 1% गिर रहा है। करेक्ट। तो परसेंटेज में देखेंगे तो ज़्यादा सही स्ट्रेटेजी दिखेगी। आजकल अभी कई बार अपने देखते हैं कि अरे सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा है, बहुत दिखता है, लेकिन 500 अंक का मतलब क्या है? मुश्किल से 1% से भी कम। तो अब जैसे जैसे इंडेक्स के लेवल बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम देखना शुरू करेंगे तो डर लगेगा। और कल देर शाम भी जब डाउ 200-250 पॉइंट नीचे था तो बहुत सारे ट्वीट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, अरे डाउ तो टूट गया, जोर से गिर गया, अब क्या?
और मैं सोचा ऐसा क्या हो गया, जब देखा तो आधा % नीचे, 0.5% नीचे। आधा 0.5% अब कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है। इसलिए पहली चीज़ तो है कि पॉइंट्स को देख देख के डरिए, घबराइए मत। न तो 50, 75, 100 पॉइंट में बहुत बड़ा कोई तेज़ी वाला एक्शन बनता है, नहीं 100, 200 पॉइंट में बहुत बड़ा मंदी वाला एक्शन बनता है। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात है कि डाउ कल जो गिरा ना, बेवजह गिरा है। कोई ऐसी खास वजह नहीं है कि जिसकी वजह से आपको डाउ में गिरावट आती दिखे। खास वजह से मेरा मतलब ये है कि कोई ऐसा न्यूज़ फ्लो नहीं है कि अचानक से कोरोना के आंकड़ों का डर बढ़ गया हो, अचानक से इकोनॉमी में धीमापन आने की डर हो, अचानक से ब्याज दरें बढ़ने की कोई ऐसी खबर आ जाए, वैसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसे प्योरली नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखिए जो अमेरिकी बाजारों में हुई है। और जैसा आपने भी अभी कहा, दायरा सीमित था, वॉल्यूम्स कम थे, एक्शन थोड़ा कम था, तो कम वॉल्यूम के साथ गिरना भी अपने आप में तेज़ी के मार्केट का एक अच्छा संकेत है। जब ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बाजार गिरे तो इसका मतलब क्लियर कट है कि सप्लाई स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी कुछ बिकवाली हुई है। लेकिन जब कम वॉल्यूम के साथ गिरे, इसका मतलब ये कि बिकवाली से ज़्यादा खरीदारी का अभाव है, लेने वालों का मूड थोड़ा कम है। 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजारों में ट्रेडर्स अभी भी पूरी तरह से मन बनाकर लौटे नहीं है, शायद एक आध दिन और लगे। सो मेरा ये समझना है कि बहुत ज़्यादा डाउ की गिरावट से मैं चिंतित नहीं हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नैस्डैक ने फिर से कल नया रिकॉर्ड बनाया है, राइट। तो ऐसे में जब नैस्डैक रिकॉर्ड बना रहा है तो कहाँ कोई चिंता की बात है। अब भी लाइफ हाई पर है, 1/3% गिरा है आपका S&P, कोई खास दिक्कत नहीं। आधा % के आसपास आपका रसेल 2000 गिरा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग अमेरिकी बाज़ारों में हुई जो लाइफ टाइम हाई लेवल्स के नज़दीक होना जायज़ है, लाजमी है और अच्छी भी है बाज़ार की सेहत के लिए। तो इसीलिए ग्लोबल संकेत दीप मैंने आज न्यूट्रल साइड पर रखे हैं, कोई खास नेगेटिव नहीं है, कोई खास पॉजिटिव भी नहीं। पॉजिटिव अगर ट्रेंड के लिहाज से देखेंगे तो पॉजिटिव ही है, और एक आध दिन के करेक्शन से कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ भी डर लगे, पॉइंट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका कम से कम डर कम हो जाएगा। और कुछ होना हो, गिरावट तो जितनी होनी है, जितनी हुई वो होगी ही, लेकिन कम से कम आपका डर कम हो जाएगा। तो एटलीस्ट डर कम करके पहले कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएं, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो चीज़ें होंगी कैसे, इसलिए कॉन्फिडेंस बनाए रखें, डरिए मत। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ दीप SGX निफ्टी की तेज़ी से नहीं आना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस बिना SGX निफ्टी देखे भी आपको आना चाहिए, ये ज़रूरी है जी। बिल्कुल सही बात है सर। एक्चुअली आदत पड़ी हुई है, क्योंकि पिछले साल के बेस की हमें आदत है, तो उस जब भी 270 पॉइंट्स की गिरावट समझ में आती है तो पिछले साल की बेस के हिसाब से गिरावट दिखती है, पर जब परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तब कम ही रहता है, जैसा आप कह रहे थे सर। एक सवाल और था सर, आज का ट्रेडिंग सेटअप आपसे मैं समझूं, और स्पेशली जो SGX निफ्टी पॉजिटिव एक्शन दिखा रहे हैं, उससे पहले ये जो हमारी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी, पिछले हफ्ते ही हमने जो बताई थी कि सेबी अब T+1 सेटलमेंट के विकल्प भी आपको देने की तैयारी में है। 1 जनवरी से ये विकल्प होने वाला है। कैसे देखिए सर इस डेवलपमेंट को, और क्या बदलाव हो सकते हैं अगर हम T+1 मैकेनिज्म में मूव करते हैं तो? बिल्कुल दीप, और ये बड़ी खबर है। और आज इनफैक्ट 2 बड़ी खबरों पर मुहर लगती हुई नजर आई है, और ब्रजेश भी कमाल करते हुए दिख रहे हैं। सेबी की T+1 सेटलमेंट की शुरुआत कर सकता है। ये 30 अगस्त को जी बिजनेस पर सबसे पहले जानकारी दी गई थी एक्सक्लूसिव खबर के तौर पर कि इस पर विचार किया जा रहा है। इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली आप देखिए 1 जनवरी से नियम लागू करने का विकल्प दिया है। दूसरी खबर एक और जैन इरिगेशन के कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को लेकर थी कि SBI से इसको मंजूरी मिल चुकी है। कल ही ये खबर हमने की थी और आज ये खबर ऑफिशियली आ चुकी है। तो दोनों खबरें एकदम सटीक और सही साबित हुई, ठीक उसी तरह से जैसे कि 2 दिन पहले आपको अनुराग ने खबर दी थी HDFC लाइफ और एक्साइड इंश्योरेंस, HDFC जनरल इंश्योरेंस का और एक्साइड का इंश्योरेंस कारोबार का और HDFC लाइफ का इंश्योरेंस कारोबार का जो विलय की बात थी, वो भी खबर सही और सटीक साबित होती दिखी। तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप तक अच्छी और सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करें। अब आइए जिस खबर का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है, पहले ये समझ लीजिए। सेबी ये कह रही है कि एक्सचेंजेस के पास अब ये अधिकार है, और 1 जनवरी से ये अधिकार है कि वो चाहे तो T+1 सेटलमेंट कर सकते हैं। T+1 सेटलमेंट का मतलब क्या है? आज अगर आपने कोई भी शेयर खरीदे हैं, कल तक आपको पैसा देना होगा, कल तक आपको डिलीवरी देनी होगी, इसका सेटलमेंट कल ही आ जाएगा। और जो लोग शेयर खरीदेंगे उन्हें 1 दिन बाद शेयर मिल जाएंगे, और जो लोग शेयर बेचेंगे उन्हें 1 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे। यानी कि आज बुधवार को आपने शेयर खरीदे हैं, कल आपके अकाउंट में। आज बुधवार को आपने शेयर बेचे, पैसे कल आपके अकाउंट में। T+1 अभी क्या होता है? T+2।
आज जो भी आपने काम किया है इसका सेटलमेंट परसों होगा। अभी आपको शुक्रवार तक का इंतज़ार करना होता था, अब इसको कम करके 1 दिन का कर दिया जाएगा। अब इसमें कौन से शेयर T+1 में आएंगे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे मार्केट में T+1 किया जा रहा है, सेलेक्टिवली किया जाएगा, एक तरह से जिसे कहते हैं ना पायलट बेसिस पे शायद शुरुआत होगी। अब ये कौन से शेयर होंगे ये एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि किन शेयरों में T+1 किया जाए, ठीक है। और जो भी शेयर एक्सचेंज चाहता है कि T+1 में आए उसका 1 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें कि HDFC लिमिटेड इसको T+1 में लाया जाए, और ज़्यादा संभावना ये है कि पहले T+1 में वो शेयर आएंगे जहाँ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज़्यादा है, जो हाईली लिक्विड शेयर हैं, निफ्टी विफ्टी के स्टॉक्स हुए इस तरह के, जहाँ उनको उनके T+1 में पहले लाने की संभावना ज़्यादा, ताकि वहाँ पर एक तरह से टेस्ट केसेस बेसिस पे देखा जा सके ये T+1 सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे शायद आगे बढ़े। तो T+1 में एक्सचेंज 1 महीने का नोटिस देगा कि हम इस शेयर को T+1 में डाल रहे हैं। एक बार T+1 में कोई शेयर आ गया तो उसको 6 महीने तक T+1 सेटलमेंट साइकिल में ही रहना पड़ेगा। दूसरा, T+1 और T+2 सेटलमेंट में आप नेट ऑफ नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखें। अब इसमें दोनों एक्सचेंज एक साथ किसी स्टॉक को T+1 में लाएंगे या अलग अलग होगा, इस पर क्लैरिटी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है और जो करने के पीछे मकसद है वो समझिए, ऐसा सेबी क्यों करना चाहती है। ग्रेजुअली सारे के सारे जो मार्जिन के नियम है, पीक मार्जिन के नियम 1 सितंबर से लागू हो गए, 100% पीक मार्जिन हो गया, यानी कि मार्जिन सिस्टम बेहद टाइट है। अब मार्जिन सिस्टम टाइट होने से होता क्या है, जो भी ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट एडिशनल होगी। शेयर बेचने के बाद भी आपको 2 दिन बाद मार्जिन रिलीज़ होता है, पैसे 2 दिन बाद आते हैं। ब्रोकर्स के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, फंडिंग रिक्वायरमेंट बढ़ गई। ऐसे में आपके लिए मार्जिन और फंडिंग, मार्जिन्स और फंड्स अगर 1 दिन जल्दी रिलीज़ हो जाए तो ये बड़ी रिलीफ होगी। तो इसको करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि ब्रोकर्स की वर्किंग कैपिटल और ट्रेडर्स की वर्किंग कैपिटल कम हो। जो पैसा उन्हें ट्रेड करने के लिए लगाना पड़ रहा है, जो पीक मार्जिन देने के लिए रखना पड़ रहा है, वो कम हो। दूसरा, आप अगर T+1 में है तो आप अपने खरीदने और बेचने का डिसीजन ज़्यादा आखिरी मिनट तक ले सकते हैं। कैसे? समझिए मुझे 3 दिन बाद पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे आज ही डिसीजन लेना होगा कि आज मैं बेच दूँ, 2 दिन बाद पैसा आएगा तो तीसरे दिन मैं यूज़ कर पाऊँगा। और यही सेटलमेंट साइकिल और 1 दिन से कम हो जाए तो मेरे पास 1 दिन एक्स्ट्रा है, मैं अपनी प्राइस जब भी मुझे पैसे चाहिए उसके ज़्यादा नज़दीक कर सकता हूँ। या मुझे अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है तो भी मुझे पता है कि आज अगर मैंने सोचा है शेयर बेच दिया तो कल मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, नहीं तो फिर मुझे अपने कुछ दूसरे सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो जितना सेटलमेंट साइकिल फास्ट होगा उतना मार्केट के लिए अच्छा है। अब ये दुनिया में पहली बार हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये होने जा रहा है कि T+1 सेटलमेंट होगा, अभी तक दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो ये एक बहुत साहसिक और बड़ा कदम है जो मार्जिन रिक्वायरमेंट, फंड रिक्वायरमेंट को कम करने की कोशिश करेगा, सेटलमेंट साइकिल को फास्ट करने की कोशिश करेगा। चुनौतियाँ होंगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। क्या चुनौतियाँ हैं वो बता दूँ। पहला, सबसे पहले तो आपको बैंकिंग सिस्टम बड़ा मजबूत चाहिए और ऑनलाइन चाहिए 24/7 और बड़ी से लेकर छोटी जगह में। तभी अब क्योंकि धीरे धीरे अब आपको फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए वो चेक वाला सिस्टम से निकलना ही पड़ेगा। RTGS होगा, बिना लिमिट के RTGS वाली फैसिलिटी लगभग सभी कस्टमर्स को मिले, बैंक्स धीमे धीमे वो एक्सटेंड करें, वो करना ज़रूरी है, तब जाके इसे लागू किया जा सकेगा। दूसरा, आपके लिए इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें डिजिटल होने वाली, ऑनलाइन होने वाली है, तो उसकी ज़रूरत होगी। और वो आज भी हम बड़ा उसमें स्ट्रगल करते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स जिस तरह की, या आज हम घर से भी काम करते हैं तो जिस तरह की वाईफाई कनेक्शंस आपको चाहिए, जिस स्पीड के चाहिए, वो मिलते नहीं। तीसरी और बड़ी दिक्कत जो हो सकती है ऑपरेशनली, वो ब्रोकर्स को हो सकती है, क्योंकि आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। आज किया है, कल का कल सेटलमेंट करना है, तो अगर पेमेंट आपका जुगाड़ करने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्लाइंट की तरफ से पैसा ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो या फिर समझिए कोई आपका की एम्प्लॉई है, किसी न किसी वजह से नहीं पहुंच पाया, कहीं कोई ऐसी ऑपरेशनल दिक्कतें हो गई, कहीं अचानक से कहीं कोई स्ट्राइक हो गई, कहीं कोई बंद हो गया, कहीं कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, ये सारी चीज़ें होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। तब ब्रोकर्स के पास में वो लग्जरी नहीं है टाइम की, आपको करना है मतलब करना ही है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी। इन चीज़ों से मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या कहना चाहिए कि हैबिचुअल होना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी कि अब हमें इस मोड में चलना है। तो इंटरेस्टिंग होगा ये पूरा डेवलपमेंट, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि अल्टीमेटली इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, बशर्ते कि इसे ढंग से लागू किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग का
ब्रोकर्स का अच्छे तरीके से हो जाए, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाए, तो ये इससे बढ़िया चीज़ हो नहीं सकती। तो इन 3 कंडीशन के साथ अगर इसको लागू किया जाता है तो मुझे लगता है कि मार्केट के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ होगी जो आप आगे आते हुए देखेंगे। जी दी। बिल्कुल, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ होगी। थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा माइंडसेट में भी और जिस तरह का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट बड़ा कदम रेगुलेटर और एक्सचेंजेस की तरफ से, और देखेंगे कि किस तरह के इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। और हर बार की तरह अनिल जी तो आपको ऑफकोर्स हर स्टेप ऑफ द वे समझाते रहेंगे कि कैसे इस डेवलपमेंट के लिए, बदलाव के लिए आपको करनी है अपनी तैयारी। पर सर आइए फिर आज का ट्रेडिंग सेटअप भी समझ लेते हैं। किस तरह के संकेतों को देख रहे हैं आज आप? संकेत दीप ठीक है, ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं, कहीं कोई खास समस्या नहीं है। एफआईज के संकेत भी न्यूट्रल साइड पर हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। डीआई संकेत भी न्यूट्रल हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव से हल्का सा न्यूट्रल की तरफ, और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आज न्यूट्रल संकेत ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, नेगेटिव एक भी नहीं आज भी। तो कहीं ऐसा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ओवर कॉन्फिडेंस से बहुत तेज़ी के मूड में भी मैं नहीं हूँ। ट्रेंड पॉजिटिव है, तेजी के साथ चलना है। बाय ऑन डिप्स का इस मार्केट है, डरना नहीं है, लेकिन ओवरबोर्ड दोनों नहीं होना है। 17,275 17,325 दिन के लिए पहला मजबूत सपोर्ट रेंज, ठीक है, यहाँ पर हम रुकेंगे। इसके नीचे फिसले 17,200 17,225 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है दिन के लिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,400 17,425 इस रेंज में कहीं खुलेंगे, वहाँ रुकेंगे। 17,435 के आसपास का कल का हाई है, उसे पार करने के बाद फ्रेश और बड़ी तेज़ी बनेगी, और तब 17,475 से लेकर 17,525 की रेंज ऐसी होगी जो प्रॉफिट बुकिंग जोन है निफ्टी के लिए। आइए बैंक निफ्टी ने कल कमजोरी के संकेत दिए। क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन दिन के दौरान अच्छा नहीं था। रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। 36,150 36,200 दिन का मजबूत सपोर्ट जोन है, जो कल के लोज के आसपास के लेवल हैं। इसके नीचे जाने तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर गए तो आपके लिए जो रेंज है काम की वो ध्यान में रखिए, और वो होगी 35,800 से 36,000, जिसके ऊपर आपने एक ब्रेकआउट दिया, उस रेंज पर मजबूत सपोर्ट होगा। शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी करने की राय वहाँ पर। ऊपर कितना जा सकते हैं? 36,675 36,825, ये 150 पॉइंट की रेंज, हल्की फुल्की रुकावट। इसके ऊपर निकले तो 36,900 37,100 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन, शॉर्ट करने की जगह भी। और इस रेंज में आए तो बिल्कुल डरिए घबराइए मत, शॉर्ट भी कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से इंतजार कीजिए नीचे की डिप का। तो ये आपके लिए बड़े जोन हो गए दीप, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बिल्कुल सर, तो 37,800 100 का जो ऊपरी रेंज है, देखते हैं आज वहां तक बैंक निफ्टी पहुंचता है या नहीं। और नीचे भी आपको सपोर्ट अच्छा दिख रहा है 36,100 150 के करीब। अब दिन की ट्रेडिंग रेंज भी बताएं सर, क्या है आज? 17,275 17,425 ब्रॉडली कल की जो ट्रेडिंग रेंज है वही आज के लिए भी काम करेगी, छोटी रेंज के तौर पर। मीडियम रेंज 17,225 17,475 की, और बड़ी रेंज 17,200 17,525। ये 3 रेंज है जिस पर आपको करना है फोकस। अब आइए बैंक निफ्टी। 36,350 36,675 दिन की छोटी रेंज है। 36,150 और 36,825 दिन की मीडियम रेंज है। 36,000 36,900 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर आप रखिएगा फोकस में। तो ये सारे के सारे लेवल्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। अब आइए एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 2% बढ़कर आई है, कोई खास बदलाव नहीं, ठीक है। पुट कॉल रेशियो ये थोड़ा घट कर आया है 1.20 पर। नियर ओवरसोल्ड तो नहीं कहूँगा दीप, लेकिन ओवरसोल्ड होने की तरफ बढ़ रहा है, बड़े कंफर्टेबल लेवल पे, बहुत लाइट है, हल्का है। ये कैसा होता है ना, जैसे वो बाटा प्राइस मालूम है ना कि 100 रुपये का शू नहीं है, 99.90 का है, वो वैसा वाला है। तो ऐसे ये पुट कॉल रेशियो 1.20 पे है ना, ये 1.20 की जगह 1.18 1.19 1.17 हो जाता ना, तो अब मुझे थोड़ा वो ना वो 20 वाली सी रेंज से 10 वाली रेंज में आ जाता, तो मुझे ओवरसोल्ड लगने लगता। तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड होने में हल्का सा बच गया है। तो अब लेकिन बहुत कंफर्टेबल है। बेसिकली अच्छी बात यह कि लॉन्ग पोजीशन कम है, और जब लॉन्ग पोजीशन कम हो तो अगर हल्की फुल्की गिरावट दिन के दौरान जैसे आपको कल दिखी है ना, तो फिर डर नहीं है ना। ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन हो तो डर लगता है लॉन्ग ट्रेडर्स को। इंटरेस्टिंग बात है, ये मैं कई बार बोलता हूँ, पता नहीं भगवान जाने ऐसा क्यों है दीप, लेकिन डरते तेजी करने वाले ज़्यादा है, मंदी करने वाले इतने नहीं डरते हैं।
मंदी करने वाले वो क्या बोलना चाहिए, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं ढीठ टाइप के लोग होते हैं, एकदम अड़ियल, नहीं काटूंगा, कट जाऊंगा लेकिन काटूंगा नहीं टाइप्स, ऐसे होते हैं। और तेजी करने वाले हैं ना, मतलब एकदम डरपोक है। 50-100 गिरा तो ऐसा लगा कि टॉप बन गया और मंदी के मार्केट में बुल मार्केट से बेयर मार्केट शुरू हो गया। जबकि हकीकत बात यह है, जितना मंदी वाला ट्रेडर मंदी करके नुकसान में खड़ा रहता है, उतना तेजी करने वाला ट्रेडर अगर तेजी करके नुकसान में खड़ा रहना तो उसको लॉस कभी नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जहाँ से भी इंडेक्स शुरू हुआ है, जिस दिन से शुरू हुआ है, आज भी लाइफ टाइम हाई पे तो है ना। अगर आपने 17,400 पे भी निफ्टी खरीदी तब भी आप नुकसान में नहीं है आज की तारीख में, करेक्ट। सो अगर खड़े रहने की आपकी ताकत है तो लॉन्ग करके खड़े रहिए, आज नहीं तो 1 महीने बाद, 1 साल बाद, कम से कम 10 साल बाद, 1 दशक बाद कभी तो आप पैसा बनाएंगे ना लॉन्ग करके। शॉर्ट करके कोई जीरो तो हो जाने वाला नहीं है, मार्केट बंद तो नहीं हो जाने वाला है। छोटे मुनाफे के लिए शॉर्ट करके आप लंबे नुकसान को करते हैं। अगर वही माइंडसेट चेंज करके, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आज अभी का भी सुबह जाकर आप 17,400 में खरीद लीजिए और फिर इंतजार कीजिए, वो अपने लेवल से खरीदा। बट पॉइंट ये है कि जो खड़े रहने की आदत है नुकसान वाले ट्रेड में, वो बदलने की ज़रूरत है। वो शॉर्ट ट्रेडर्स को स्पेशली बदलने की ज़रूरत है। जो शॉर्ट करके खड़े रहते हैं ना, वो कभी एक बार लॉन्ग करके खड़ा रहना भी शुरू करें, वो भी देखें। आज का आज ना करें, लेकिन कभी एक दिन करके देखें, शायद उसमें पैसे बनेंगे, नुकसान नहीं होगा। एनीवे, तो ये तो होगी आपकी पुट कॉल रेशियो की बात। विक्स 1% घटकर आया, ठीक है, कोई खास बदलाव नहीं। जी जी, बिल्कुल। तो ये है आपके लिए डेटा संकेत और कंफर्टेबल है पुट कॉल रेशियो, ये एक अच्छी बात है। तो फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस वाले क्या करें सर आज? 17,200 स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर दोनों पर यही रखना चाहिए। और बैंक निफ्टी का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर एक ही स्टॉप लॉस है, 36,350। कल इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, बैंक निफ्टी का होना भी चाहिए। उसके बाद वहाँ से 200-300 पॉइंट और गिरा, 36,150 आया, माफ़ कीजिएगा 200 पॉइंट। तो डिसिप्लिन के तौर पर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आज भी डिसिप्लिन के तौर पर आपका 36,350 डे ट्रेडर और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है। इसके नीचे बंद हो तो बैंक निफ्टी को थैंक यू कर दीजिएगा। और डे ट्रेडर्स के लिहाज से भी अगर उसके नीचे जाए तो फिर आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए डिसिप्लिन के तौर पर। दोनों में कोई बदलाव नहीं है, कल जो था वही आज भी है। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो कल भी स्टॉप लॉस आपको 17,500 का दिया था, नहीं ट्रिगर हुआ, अच्छा हुआ, आपको नीचे मौका मिला, काट लिया तो बहुत बढ़िया बात है। अब भी शॉर्ट है तो फिर से 17,500 ही रखिए डे ट्रेड के लिए। आज से भी जिनको डे ट्रेड पर बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है, वो कल का हाई 17,436 पार हो तो काट लीजिए। जिनको छोटा रखना है, तो बड़ा रखना है, ढंग का रखना है, सही रखना है, 17,500। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस मैंने शॉर्ट साइड पे चेंज किया है। अब तक मैं 37,000 दे रहा था आपको 2 दिनों से स्टॉप लॉस, आज यहाँ बदलाव है, छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिस्क नहीं चाहिए। 36,700 इंट्राडे पर आपका स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी पे शॉर्ट साइड का, और क्लोजिंग बेसिस पे 36,850। इस पूरे रनअप में 36,831 की हाईएस्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी में हमें अब तक मिली है। क्लोजिंग उसके ऊपर बंद होता है तो बैंक निफ्टी वापस से अच्छी तेजी के मूड में आ जाएगा, वहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें। और जिनको अब भी बड़ा दूर का रखना है वो फिर 37,000 को ही फॉलो करें, ज़्यादा बढ़िया। बट मुझे लगता है कम रिस्क रखनी चाहिए और उस हिसाब से ये स्टॉप लॉस ठीक है आपके लिए। जी दीप, क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस और कौन से स्टॉप लॉसेस आपको रखने हैं। नई पोजीशंस के बारे में बताएं सर, क्या करना है आज? खरीदे निफ्टी 17,225 17,300 की रेंज में आइडियल रेंज है। यहाँ पर आए तो जरूर मौका देखें। 17,300 के नीचे से खरीदने का मन बनाए। 17,250 17,225 अच्छी रेंज है जहाँ खरीदा जा सकता है। 17,200 तक खरीदना बनता है, इसीलिए स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे दिया है 17,175 का, ये आपको लगाना है। ऊपर 17,350 375 दो छोटे टारगेट, 17,425 मीडियम टारगेट और 17,475 का बड़ा टारगेट जिसके लिए खरीदना है। अब चूंकि SGX निफ्टी आपको गैप से ऊपर दिखा रहा है तो हो सकता है इस रेंज में आने में वक्त लगाए। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आपको 17,275 कल के लोज के थोड़ा सा नीचे, कल का लो है 17,287 का 287। मैं सारे स्पॉट लेवल देता हूं जब मॉर्निंग कमेंट्री करता हूं, तो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, सारे कैश स्पॉट लेवल है, फ्यूचर्स नहीं है। 17,287 का लेवल है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए 17,275 का। टारगेट जो बनेंगे 400 425 छोटे, 475 525 आगे के टारगेट बैंक निफ्टी में ये खरीदारी करने के लिए आपसे। अब आइए शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने के भी दो तरीके। आज मैंने दोनों, जब भी है ना मार्केट रेंज बाउंड बनता है ना, तो मेरे लिए दोनों तरफ की ट्रेडिंग रेंज निकल कर आती है और दोनों तरफ की एग्रेसिव भी निकल कर आती है और आराम से ट्रेड करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो आज जो लोग निफ्टी बेचना चाहते हैं 17,475 17,525 की रेंज में आए, अगर मिले तो बेचिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। 17,600 का स्टॉप लॉस है,
435, 375, 350, 325 और 300, ये सारे टारगेट हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, जब मैं बेचने की रेंज देता हूं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो रेंज आए तो आपको एक्शन लेना है, नहीं आए तो आपको, मतलब ऐसा नहीं कि ये रेंज ही नहीं है, आपने तो कहा था नहीं आई तो नहीं आई, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो रेंज उसी दिन आ ही जानी चाहिए। अगर आए तो वहाँ पर एक्शन लेना है, और नहीं आई और आपको एक्शन लेना ही है, इसका मतलब ये है कि आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं। मैं दोनों को डिफाइन इसीलिए करता हूँ। एक आराम से शांति से अपने से लेवल से ट्रेड करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये ट्रेड है। एक वो है जो डे टू डे एक्टिविटी करना ही करना है हमें, आज निकले हैं घर से, टर्मिनल के सामने बैठे हैं, बिना कुछ किए जाएंगे तो घर पे जवाब देना पड़ेगा क्या किया, प्रॉफिट लॉस बात की बात है, ट्रेड किया कि नहीं किया। उन लोगों के लिए है एग्रेसिव ट्रेडर्स। तो फिर वो एग्रेसिव ट्रेडर्स गैप से अगर निफ्टी की तरह, निफ्टी ऊपर आता है, जैसे 50, 60, 70 पॉइंट ऊपर खुलता है, वहाँ पे बेचिए, ठीक है। समझो 60 पॉइंट, 40 पॉइंट दिखा रहा है ऊपर, 40 पॉइंट का मतलब ऊपर हुआ 17,400, 425 के आसपास, 17,425, 430 खुलता है, बेच दीजिए वहाँ पर, ठीक है। 17,500 का आपका स्टॉप लॉस है, 17,325, 17,300, 250, 225, ये 4 टारगेट है जिनके लिए निफ्टी में आपको गैप अप पे बिकवाली करनी है। ये सारे निफ्टी के डीप मैंने दोनों ही दे दिए, खरीदारी और बिकवाली, नॉर्मल ट्रेडर्स, एग्रेसिव ट्रेडर्स। सर, तो ये है आपके लिए नई पोजीशंस बनाने की सलाह निफ्टी पर, और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी मौका मिलने वाला है। क्या बैंक निफ्टी पर भी ऐसे ही मौके मिलेंगे सर? क्या करना चाहिए आज? 100% सेम है। जो लोग खरीदना चाहते हैं 36,150, 36,200 की रेंज में इंतजार करें, वहाँ पर बैंक निफ्टी फिसल के आए, वहाँ लीजिएगा, स्टॉप लॉस 36,000 का लगा लीजिए। 36,350, 36,425, 36,475 और 36,575, 675, ये सारे लेवल है जिसके लिए खरीदारी करनी है। ये वो ऐसे शिकारी जो एक जगह बैठ जाते हैं, वो शिकारी भी 2 तरह के होते हैं ना, अगर आपने पढ़ा हो तो मैं बताऊँ किस तरह के। एक शिकारी वो होता है जो जंगल में घूमता रहता है, भागता रहता है, ढूंढता रहता है शिकार कहाँ है, शिकार कहाँ है, शिकार कहाँ है। और एक शिकारी कैसा होता है, एक जगह बैठ जाता है, वो डेरा डाल के अपना आराम से गन वन तैयार रखे कि जब इधर से कोई निकलेगा तो उसको मारूंगा। तो ये वो वाले शिकारी है जो आराम से बैठे हैं, उनको इंतज़ार करना है अपनी रेंज में आने देने का, और रेंज है 36,150, 36,200, वहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। ये सारे टारगेट्स, ये सारे स्टॉप लॉस। और जो एग्रेसिव शिकारी हैं, जो पूरे जंगल में घूम फिर के ट्रेड करते हैं, उनके लिए खरीदारी की राय बैंक निफ्टी में 36,150 का आपका स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा दूर का है लेकिन मैं सोच समझ के दे रहा हूँ। 36,575, 675, 750, 825, 900 और 975, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस लगाकर बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। अब आइए बैंक निफ्टी, जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, 36,900, 36,800, 37,000, ये रेंज अच्छी है बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के लिए। इस रेंज में आए तो बेचिए, मौका मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। 37,150 का स्टॉप लॉस होगा, 36,700, 600, 36,475, 425 और 350, ये सारे टारगेट जिनके लिए करनी है बिकवाली। अब आइए जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं, अगर बैंक निफ्टी गैप से खुले 150, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट ऊपर मिल जाए, बेच दीजिए। 36,900 का स्टॉप लॉस लगाकर कोई चिंता की बात नहीं, बेच दीजिए। 36,425, 350, 200, 150 और 36,050 तक के टारगेट के लिए। दीप, एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ ये कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, मस्ट है, कंपलसरी है। कोई भी अगर ट्रेड आप एग्रेसिव लेवल्स के हिसाब से ले रहे हैं तो बिना स्टॉप लॉस ना करें, ये ध्यान में रखें। जी दी, क्लियर है सर। बिना स्टॉप लॉस के नहीं करना है ट्रेड, और लेवल्स करें, पर हालांकि एग्रेसिव ट्रेडर्स को भी आज एक अच्छा मौका मिलेगा। बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है सर। नाल्को, इंडिया बुल्स दोनों बैन में थे और कोई बदलाव यहां पर नहीं हुआ है, बैन में ये दोनों बने हुए हैं। एक्शन थोड़ा समझाएं फंड्स का, एक बार फिर से हम देख रहे हैं थोड़े सुस्ती वाले डेटा आते हुए दिखे। डीआई से भी थोड़ी सेलिंग हुई है और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज की 1,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग है, कैसे देखें इसे सर? सुस्ती वाले डेटा हैं दीप, बहुत अच्छे तो नहीं हैं लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं। कैश में थोड़ी सी बिकवाली, 145 करोड़ की एफआईज की है, 137 करोड़ की घरेलू फंड की, तो बहुत ही छोटे डेटा है। एफएनओ में 432 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, तो थोड़ी निचले स्तर पे इंडेक्स में खरीदारी हुई, ये एक अच्छा डेटा है। 1,090 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, थोड़े ज़्यादा बेचे, तो स्टॉक्स में बड़े दिनों बाद थोड़ी दमदार बिकवाली एफएनओ में हुई है, लेकिन एक ही दिन का मामला है, इंतजार करेंगे, थोड़ा और देखेंगे कि वाकई में ये बिकवाली के आंकड़े बढ़ते हैं या ठीक है। अभी आज के लिए तो ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं।
वायदा कारोबार के डेटा 17,300 तुरंत प्रभाव से बड़ा सपोर्ट है, इसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा निफ्टी, जैसा कि कल भी किया। क्यों? 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट से पुट में हाईएस्ट है। 17,400 ये एक बार ट्रेंड डिसाइडर है एक तरह से। 17,400 के ऊपर आपको मजबूती ज़्यादा अच्छी आती दिखेगी। 17,400 के नीचे है तो आप वही कॉशियस हैं। क्यों? 51 लाख शेयर कॉल्स में है वहाँ पर, और वो हल्की फुल्की रुकावट है। पार करके निकले तो 17,500 बड़ा रुकावट का लेवल है। 54 लाख शेयर है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बराबर है 54 लाख शेयर 17,500 के कॉल पर। तो ब्रॉडली जो अभी रेंज दिख रही है वो 17,300 17,400 दिख रही है। 25-25 पॉइंट दोनों तरफ कर लीजिए, 17,275 17,425, ये 150 पॉइंट की रेंज में बाजार वक्त बिताएगा। इस रेंज के बाहर जिस तरफ निकलेगा फिर आपको डायरेक्शनली बड़ा मूव आने की तैयारी होती दिखेगी। ये एफएनओ के डेटा है। बैंक निफ्टी 36,000 मजबूत सपोर्ट, 37,000 बड़ी रुकावट। 36,000 के पुट पे 18 लाख शेयर हैं, 37,000 के कॉल्स पे 22 लाख शेयर, लेकिन इसके बीच में एक बड़ा लेवल आता हुआ दिख रहा है, एकदम टक्कर का, कश्मकश वाला, मतलब आर या पार की लड़ाई वाला। कैसे? 36,500 के पुट पर 15 लाख शेयर हैं और 36,500 के कॉल्स पर 22 लाख शेयर है। तो अगर आप 36,500 के ऊपर टिके हुए हैं तो आपके लिए तेज़ी करने वाले हैवी होते भारी पड़ते हुए दिखेंगे, और वो धीमे धीमे इससे ऊपर ले जाकर शॉर्ट कवरिंग करवाने की कोशिश करेंगे। और जैसे 36,500 के नीचे है तो कॉल राइटर्स मजबूत होता दिखेगा। 36,700 800 900 हर एक लेवल पर 12-12 लाख शेयर कॉल राइटर्स है। तो बैंक निफ्टी में मंदी की पोजीशन काफ़ी बनी हुई है, अच्छी खासी बनी हुई है, तो उस और ट्रेंड भी थोड़ा कमजोरी का है। तो अगर गिरना है तो बैंक निफ्टी आगे रहेगा, बढ़ना है तो निफ्टी आगे रहेगा। ये डेटा में नज़र आ रहा है। जी जी बिल्कुल, तो ये जो पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड बना हुआ था वैसा ही ट्रेंड फिलहाल आपके लिए बरकरार रहे। ये तो रही मार्केट सेटअप की बात, पर ढेरों स्टॉक्स भी आज फोकस में आने वाले हैं और अनिल जी की तरफ से आज एक बढ़िया रिकमेंडेशन भी है। तो बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का बताएं सर। दीप, एक सेक्टर जिसका लगातार हमने बार बार जिक्र किया, रिकमेंड किया और कहा कि ये सेक्टर ऑफ द ईयर है, इस पर फोकस करिए, वो है टेक्सटाइल। आज पूरी संभावना है, अभी तक संभावना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक कि कैबिनेट की बैठक हो नहीं जाए और जब तक कि फैसला आ न जाए तब तक इंतजार करें, लेकिन संभावना इस बात की है कि कैबिनेट की बैठक में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम पर फैसला हो सकता है। तो ये बड़ी खबर है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। अगर आज PLI स्कीम आती है बहुत अच्छी बात है, आज नहीं भी आती है तब भी हमको ये शेयर पसंद है। तो अरविंद लिमिटेड आज मैंने इसीलिए स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर लिया है। 92 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 92 का रखें। 97, 99, 103 ये 3 टारगेट है जिसके लिए रखिए आप इस पर नज़र। टेक्सटाइल सेक्टर में लगभग सारे स्टॉक हमें पसंद है। सियाराम सिल्क मिल्स हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रह चुका है, अंबिका कॉटन रह चुका है, वेल्सपन इंडिया हाँ एक और स्टॉक है, इनफैक्ट ये भी कमाल कर सकता है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से वेल्सपन इंडिया अच्छे मजबूत ट्रेंड में भी दिख रहा है। काफ़ी लोगों ने हमारे यहाँ भी रिकमेंड किया है वेल्सपन इंडिया, सचिन जी और बाकी सब एक्सपर्ट्स की तरफ से, सुबी जी वगैरह की तरफ से, इवन जय की तरफ से रिकमेंडेशन आई है। ये टेक्सटाइल स्टॉक भी हमारे लिस्ट में रह चुका है। अरविंद तो 79 पर हमने 10 मई को रिकमेंड किया था, अरविंद लिमिटेड SIP के तौर पर। हिम्मत सिंह का सीट हमारा रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। तो टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक आज अगर आती है ये खबर तो आज चलेंगे, आज नहीं भी आती तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। सियाराम सिल्क मिल्स हुआ, ये सारे स्टॉक्स हमें बहुत पसंद है और हमें लगता है कि अगला 1 साल बहुत बेहतरीन साबित होगा इन कंपनी के लिए। और एक और चीज़ जो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर आज इंटरेस्टिंग दिख रही है, जिसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है, वो ये कि अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली ज़बरदस्त डिमांड है नए कपड़ों की। और आपको याद हो मैं पहले भी कह रहा था कि वहाँ पर जाकर आप शोरूम्स देखिए, स्टोर्स देखिए, शेल्फ खाली पड़े हैं, कपड़े ही नहीं है, जिसको जो मिल जाए वो खरीद रहा है, वैसी हालत है। और सेम सिचुएशन UK में अब होती दिख रही है, नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह ये हाल है। और कल ही वहाँ पर एक फैशन ब्रांडेड टेड बेकर्स की तरफ से जो आंकड़े आए हैं सेल्स के, बहुत ही गजब के आंकड़े आते हुए दिखे दूसरी तिमाही के। तो कुल मिलाकर ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सेल्स है। और जो कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही है ब्रिटेन को या अमेरिका को, उनकी बल्ले बल्ले एकदम। तो मुझे लगता है टेक्सटाइल सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे भी हो सकता है। टेलीकॉम सेक्टर से भी खबरें आ रही है कि किसी तरह की कोई पैकेज की या किसी तरह की राहत की बात हो सकती है आज AGR मामले को लेकर या टेलीकॉम कंपनी को किसी और तरह की राहत को देकर। तो आज कैबिनेट की बैठक बड़े समय बाद कुछ दमदार होने वाली है, जहाँ 2 सेक्टर टेक्सटाइल टेलीकॉम, T4 टेक्सटाइल, T4 टेलीकॉम
देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर नजर रहेगी। फिलहाल टेक्सटाइल स्पेस से अरविंद लिमिटेड पहले भी हमारी फोकस लिस्ट में रहा है, इस पर खरीदारी की राय है अनिल जी की तरफ से, नजर रखिएगा। नजर रखिए ढेरों और स्टॉक्स पर। बाकी स्टॉक्स से न्यूज के बारे में बात करूं उससे पहले जरा बायोकॉन को पुल अप करिए। हालांकि बाजार अभी बंद है, बट बाजार खुलने के बाद एक रिएक्शन दिखा सकता है, क्योंकि अभी अभी कंपनी ने एक्सचेंज पर डिस्क्लोजर डाला है। खबर आ रही है कि सेलजीन के साथ एक पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट मामले को कंपनी ने सेटल कर दिया है। इसी साल मई के महीने में सेलजीन ने कंपनी के खिलाफ एक लॉसूट फाइल करा था, जो कैंसर ड्रग है रेवलीमिड, इसके जेनेरिक वर्जन को लेकर ये लॉसूट फाइल किया गया था। और सेलजीन का कहना था कि 14 पेटेंट्स का इन्फ्रिंजमेंट कर रही है बायोकॉन अपने ड्रग के जरिए। बोन मैरो ट्रीटमेंट कैंसर के पेशेंट्स में इसके लिए इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी अभी बायोकॉन से डिस्क्लोजर आया है कि इस मामले को उन्होंने सेलजीन के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दिया है। तो बड़ी राहत की बात है बायोकॉन के लिए। और देखते हैं बाजार खुलने के बाद किस तरह का रिएक्शन आपको स्टॉक भी दिखाते हुए दिख सकता है। पर नजर रखेंगे बायोकॉन पर। नजर रखते हैं कई और स्टॉक्स जो आज खबरों के दम पर एक्शन में आते हुए दिखेंगे। हमारे साथ हमारी रिसर्च टीम है तैयार, वरुण, देवांशी, मानसी और साथी आशीष। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और अन्य खबरें कौन सी हैं? ओके, गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करते हैं। यहाँ में हाल ही में लिस्टेड जो कंपनी है विंडलास बायोटेक, ये आज अपनी पहली तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली है। इसके अलावा रेप्रो इंडिया, यहाँ पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। विनती ऑर्गेनिक्स बोर्ड बैठक में विरल एडिटिव्स के विलय पर विचार करने वाली है ये कंपनी, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। महिंद्रा हॉलीडेज 1:2 के बोनस की आज एक्स डेट है। कैबिनेट की बैठक है जहाँ पे रबी की 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाने के प्रस्ताव पर जो चर्चा है वो हो सकती है। टेक्सटाइल पीएलआई टेलीकॉम पैकेज पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा विमानन मंत्रालय की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 4:30 बजे, तो पूरे दिन एविएशन काउंटर जो है वो काफी हरकत में रह सकते हैं। काफी सारे स्टॉक्स है जिनके आज एक्स डिविडेंड डेट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो वेदांता है, 18.5 रुपए प्रति शेयर का एक्स डिविडेंड। एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, जीएसएफसी, गुजरात गैस, पीटीसी इंडिया और ग्लेनमार्क फार्मा, इन सभी कंपनियों के एक्स डिविडेंड होने वाली है आज, तो सब में एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। एक खबर है स्टर्लिंग एंड विल्सन के लिए। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि प्रमोटर जो है वो इस कंपनी में अपना हिस्सा जो है वो बेचने की योजना बना रहे हैं। प्रमोटर एसपी ग्रुप और दारूवाला फैमिली, एसपी ग्रुप का 51% हिस्सा है, दारूवाला फैमिली का करीब 18% के आसपास का हिस्सा है। और ये फुल्ली या पार्शियली अपना स्टेक जो है उसको बेच सकते हैं। कुछ पी इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत चल रही है। इसके अलावा अडानी ग्रुप और रिलायंस के साथ भी बातचीत चल रही है, ऐसा न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। कर्ज कम करेंगे ये पूरे स्टेक सेल से, और इस साल के अंत तक कर्ज जो है वो घटा के 3 से 4 हजार करोड़ तक लाने का यहाँ कंपनी प्लान कर रही है। तो इसके चलते आज ये स्टॉक जो है वो हरकत में रहेगा। बिल्कुल, स्टर्लिंग एंड विल्सन हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है काउंटर, और इस पर आपने एक्शन भी बनते हुए देखा है। कल भी काफ़ी बड़ी तेज़ी में था, 28 अप्रैल को आपको इसके बारे में बताया था। अब फाइनली इस पर कुछ डेवलपमेंट्स भी होते हुए दिख रहे हैं। पर आइए आज की कुछ और खबरों के लिए चलते हैं देवांशी के पास। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो डेल्टा कॉर्प, इसके लिए काफी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे काठमांडू में आज से कैसीनो खोलने के लिए नेपाल सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी अपने सब्सिडरी के थ्रू वहां पे ऑपरेट करती है। रेलटेल, इस पर भी नजर रखें। इंडियन रेलवे से हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए कंपनी को करीब 43 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। एक साल में इसका काम पूरा करने की योजना है। टीवीएस मोटर, अब धीरे धीरे कंपनी साउथ अफ्रीका और ओवरऑल अफ्रीकन कंट्रीज में अपना ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है, और इसी के चलते ईटीजी लॉजिस्टिक्स के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन करार कंपनी ने किया है। और ईटीजी लॉजिस्टिक्स के पास करीब 30 डीलरशिप कंपनीज हैं जिसके थ्रू कंपनी ऑपरेट करती है। ईआईडी पेरी, इसके लिए भी अच्छी खबर आ रही है, जहां पे आंध्र प्रदेश यूनिट में डिस्टिलरी लगाने के लिए कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है, और इस डिस्टिलरी को लगाने के लिए कंपनी करीब 92 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखेगी। जेन इरिगेशन, जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है, जहां पे कर्ज के रीस्ट्रक्चरिंग को लेके जो प्लान था कंपनी का उसको मंजूरी मिल चुकी है बैंक से, एसबीआई और साथ ही इनके जितने भी कंसोर्शियम थे उनके चलते अब अंतरिम मंजूरी कंपनी को मिल चुकी है। 4000 करोड़ के कर्ज के रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान पास होता हुआ दिखा है। इसके साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए करीब 270 करोड़ रुपीस जुटाने की कंपनी की योजना बनती हुई दिख रही है। तो आज जेन इरिगेशन पर आपको नजर रखनी है, लेकिन हमने आपको कल ही ये खबर बता दी थी।
रखिएगा जैन इरिगेशन पर, और कुछ बैंक्स ने ऑलरेडी मंजूरी दे दी है, कुछ और बैंक्स भी जल्द मंजूरी दे सकते हैं इस पर। मानसी के पास भी चलते हैं ढेरों और खबरों के लिए। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। पीएसपी प्रोजेक्ट्स गुजरात से कंपनी को 133 करोड़ का ऑर्डर मिला है। गुजरात के क्लाइंट से इंडस्ट्रियल और प्रीकास्ट सेगमेंट के लिए 133 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट कंपनी को मिला है, जिसके चलते फोकस में रहेगा। आरपीपी इंफ्रा 13 सितंबर को कंपनी की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। राइट्स इश्यू के फाइनल प्राइस, एंटाइटलमेंट रेशियो और साइज पर इस बोर्ड बैठक में फैसला होगा। इसके अलावा मैक्लॉयड रसल के लिए एक अच्छी खबर आई है। प्रमोटर और क्रेडिटर के बीच सेटलमेंट के बाद एनसीएलटी ने कंपनी को सीआईआरपी यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से बाहर किया है। फाइनेंशियल क्रेडिटर टेक्नो इलेक्ट्रिक के साथ ये सेटलमेंट किया गया है। इसके अलावा बल्क डील है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड मदर फंड ने 28 लाख शेयर्स की खरीदारी 321 रुपए प्रति शेयर के दाम पर की है। वहीं प्रमोटर ने यहां पर 28 लाख शेयर्स की बिकवाली 321 रुपए प्रति शेयर के दाम पर की है। इनसाइडर ट्रेड्स नवभारत वेंचर्स में प्रमोटर ने करीब 75,000 शेयर्स की खरीदारी 3 से 6 सितंबर के बीच में की है, तो इन पर फोकस रहेगा। बिल्कुल, तो नजर रखिए कुछ फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन और साथ ही ढेरों खबरों वाले शेयर्स भी आज के लिए। पर आइए ब्रोकरेजेस का आज क्या व्यू है ये भी एक बार जान लेते हैं एफआईआर में। आशीष है हमारे साथ तैयार। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सिर्फ 2 ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट्स निकाली है। सबसे पहले आप देखिए यूबीएस, यहाँ पर इन्फोसिस पर रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया 1450 का। हालांकि कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 1708 की है। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में रिविजन किया था वो एक पॉजिटिव है, और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर की तरफ जो है कंपनी बढ़ रही है, और मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो आगे जाकर बेहतर देखने को मिलेंगे। लेकिन टारगेट प्राइस इन्होंने अभी भी जो है वो रिवाइज नहीं किया है। इसके अलावा आखिरी स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 4,740 रुपये के लक्ष्य के लिए, और ये कह रहे हैं कि ईएसजी फ्रेमवर्क जो इवॉल्व हो रहा है और आगे जाकर अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य है, क्योंकि 4,877 की जो है ये कल की क्लोजिंग है। तो ये 2 रिपोर्ट्स आई ऐसी जहाँ पर करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया है। तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पिक ऑफ द डे में हमको एक आईटी प्रोडक्ट कंपनी पसंद है जिसका नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। कंपनी ने काफी अच्छी तरह से अपना प्रोडक्ट का बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है कि आगे चल के करीबन 35% ऑपरेटिंग मार्जिन कमाएंगे, और ऊपर से स्टॉक काफी गिरा भी, करीबन 630 या 640 चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अर्निंग ग्रोथ आने वाले समय में काफी अच्छी रहेगी। तकरीबन 725-730 का सरप्राइज। और अनिल जी, दूसरा जो कॉन्ट्रा पिक है मेरा, वो बेसिकली ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा है। हालांकि अभी ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी तकलीफ जरूर चल रही है, लेकिन मेरा मानना है कि महिंद्रा का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी स्टेबल है, और सेमीकंडक्टर चिप्स के शॉर्टेज के कारण हो सकता है कि सेकंड क्वार्टर थोड़ा सा नरम हो, लेकिन कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये अच्छा पैसा देगा, और नियर टर्म में तो हमको लग रहा है कि 850-900 भी हो सकता है, होपलेसली एक बार ये कोरोना और चिप्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी फोकस रखिए, ये डेफिनेटली बॉटम आउट हो गए। तो यहाँ पे दोनों पिक्स मेरी तरफ से। ओके, तो एमएनएम यहाँ पर 700 एमएनएम का टारगेट सिर्फ 775 का, सिर्फ 25 रुपए ऊपर। नहीं, थोड़ा सा को एरर हो गया था। इनफैक्ट ये एक्चुअली मीडियम टू लॉन्ग टर्म पिक है, और इंटेलेक्ट मेरा आज का स्टॉक पिक था। तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि करीबन 850-875 फर्स्ट नियर टर्म टारगेट एमएनएम का बनेगा। ओके, 875 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए एमएनएम में। और इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना 725 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को लग रहा है कि ग्रासिम को सिलेक्ट करना चाहिए। ग्रासिम 1550 के आसपास खरीदारी करके चलना चाहिए। कोई भी डिप आता है 10-15 रुपए का तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 1510 1515 के आसपास है, यानी 1515 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर के अंदर स्टॉक में 1600 से लेके 1625 रुपए तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का पैटर्न बढ़िया है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर है और कल भी और परसों भी स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए। 1600-1625 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 1515 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो ग्रासिम में है खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। आइए अगला स्टॉक बंसल जी से लेते हैं। बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, डेल्टा कॉप की अपार सफलता के बाद मतलब कि जॉइंट पिक ऑफ द डे था हमारा, मेरा और कुणाल जी का, तो आज भी जो पिक ऑफ द डे लाए हैं अनिल जी वो जॉइंट पिक ऑफ द डे है और स्टॉक है ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप पे खरीदारी की राय है। इसके अंदर एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट करा था। कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो ईज माई ट्रिप है पिक ऑफ द डे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सबसे पहले अनिल जी इतने उकता गए हैं घर में बैठ के कि चाहते हैं कि फाहेंग या मार्को पोलो की तरह दुनिया भ्रमण पे निकल जाएं। तो अनिल जी बातों बातों में बात हुई और चर्चा हुई कि कहीं चलते हैं मिलके दोनों। तो अनिल जी हमने देखा कि कहीं पर भी किसी भी अच्छी प्रॉपर्टी में जगह अवेलेबल नहीं है। इस तरह के हालात दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ऑलरेडी हो गए हैं। तो हमने ईस्ट माई ट्रिप को पसंद किया। अनिल जी ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है, बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आया और हमें उम्मीद है कि 540 से लेकर 555 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। इस पर बाय करके यहाँ पर चलना है। स्टॉप लॉस 485, 485 का स्टॉप लॉस रखें। ईस्ट माई ट्रिप है हमारी जॉइंट पिक। ईज माई ट्रिप में करनी है खरीदारी आपको 494 के स्टॉप लॉस के साथ। ये है कुणाल जी और राकेश जी दोनों की तरफ से जॉइंट पिक आपके लिए आती हुई। आइए बढ़ते आगे, कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन दिखेगा भरपूर। डेल्टा की बात आपने की तो बंसल जी जरा डेल्टा के चार्ट देखकर राय भी दीजिए। काठमांडू में, नेपाल में आज से इनका कैसीनो खुलने जा रहा है जो कि डेल्टा की सब्सिडरी में है। ईज माई ट्रिप की टिकट आपके पास में है, कैसीनो भी खुल चुका है। स्टॉक रिकमेंड करेंगे या टिकट करवा के नेपाल जाएंगे? देखिए अनिल जी, स्टॉक ही रिकमेंड करना पड़ेगा। अनिल जी उस दिन आपने एकदम सही पकड़ा था। वो जो पैनलिस्ट है जिसको परमिशन नहीं मिल रही है बाहर जाने की, वो अनिल जी कोई और नहीं मैं ही हूँ। तो मैं तो अनिल जी टिकट तो क्या कराऊंगा, डेल्टा का अनिल जी स्टॉक ही रिकमेंड करूंगा। तब हमने टारगेट दिए थे 220 के, और वो अनिल जी कुछ लोगों को बड़े भी लगे थे, शायद आपको भी बड़े लगे थे। तो डेल्टा पर ही खरीदारी की राय है। ये स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए, नजर खरीदारी के लिए नजर रखनी चाहिए। 223 के अराउंड चल रहा है। 223 से लेकर 225 एक जोन है। जैसे ही 225 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तो एक बड़ा वाला नेक्स्ट बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 225 के ऊपर सस्टेन करेगा तो टारगेट बैठते हैं 255 से लेकर 258 के, 255 से लेकर 258 का टारगेट जोन बैठता है। बिल्कुल, तो 255 से लेकर 258 के टारगेट बैठते हैं। डेल्टा कॉप पर आप रखिए नजर, एक्शन इस पर भरपूर होते हुए दिख रहा है। 160 165 से हमारे चैनल पर रिकमेंडेशन है। राकेश जी, कुणाल जी को पसंद आया है। आशु जी भी कई बार इसके बारे में आपके साथ बात कर चुके हैं और एक और अच्छी खबर कंपनी के लिए आती हुई दिख रही है। कुछ और काउंटर्स जो एक्शन में रहने वाले हैं, आइए उस पर डालते हैं नजर। रेलटेल, इस पर सुमित जी जरा अपनी राय दें, किस तरह का एक्शन देख सकते हैं? इन्होंने एक ऑर्डर जीता है करीब 42 करोड़ रुपए का। देखिए स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाय का पोजीशन होल्ड करें। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनाए लास्ट 3-4 दिनों के अंदर। स्टॉक अभी यहां से और ऊपर का मूव दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर ऊपर में इमीडिएटली जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 140 से 145 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 120 122 के आसपास है। जब तक 120 122 का लेवल नीचे में नहीं टूटता तब तक पोजीशन होल्ड करके चलना है। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी कर सकते हैं। 140 से 145 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रेलटेल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो नजर रखनी है रेलटेल पर, ये स्टॉक एक्शन में आते हुए दिख सकता है। अविनाश जी, आप अभी एमएनएम की बात कर रहे थे, टीवीएस मोटर पर कोई राय सर? एक्चुअली टू व्हीलर स्पेस ही आज पूरा एक्शन में होने वाला है, क्योंकि एक तो जो ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर है आज से उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी, तो उसके दम पर टू व्हीलर्स एक्शन में रहेंगे। टीवीएस मोटर के लिए खबर आ रही है कि साउथ अफ्रीका में इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया है 30 डीलरशिप ऑपरेट करने के लिए। कैसे देखें टू व्हीलर्स को सर, और टीवीएस मोटर पर स्पेसिफिकली कोई राय आपकी? अब सेंटिमेंटल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से टीवीएस मोटर्स ने भी अपनी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक ऑलरेडी लॉन्च की है, काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक है, इसमें मार्केट डेफिनेटली उत्साहित है, बट क्लियरली हमें लग रहा है कि शायद एक कम से कम क्वार्टर्स लगेंगे जब तक ये प्रोडक्ट पूरी तरह से स्टेबलाइज हो। प्रोडक्ट काफी एग्रेसिवली पोजीशन किया, अगर ये सक्सीड होता है मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी competition और अंडरकटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ओला की व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल है और डेफिनेटली अगर इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो भी टू व्हीलर प्रोडक्ट लॉन्च किए जैसे टीवीएस है, इन सारों को अपनी कंसीडर करना चाहिए और वो थोड़ा प्राइस हो, क्योंकि कहीं न कहीं अभी भी वॉल्यूम नहीं, लेकिन ओला ने बहुत एग्रेसिव ट्रेंड किया है। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग देखना पड़ेगा कि कैसा ये प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आगे चल के इसका वॉल्यूम ग्रोथ बढ़िया होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि काफी नए जनरेशन के जो कस्टमर्स है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही ऑप्ट करें। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ट्रैक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है, और देखते हैं ऑटो सेक्टर एज अ होल इसके लिए कैसे एडजस्ट करता है। थोड़े आज नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, आज आपको हमें माफ करना पड़ेगा, पर मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट है आज के लिए, और कुछ एरियाज में तो ऑलरेडी भारी बारिश हो रही है, तो आज थोड़े नेटवर्क इश्यूज आपके लिए आते हुए दिख सकते हैं। आशा करते हैं कि ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे हमारे डेली एक्शन को। EID पैरी, इस पर भी राय लूँ मैं, और इस पर राय आप दे कुणाल जी। आंध्र प्रदेश के यूनिट में डिस्टिलरी लगाने की मंजूरी दी है, करीब 92 करोड़ का निवेश किया जाएगा। EID पैरी अन्य शुगर स्टॉक्स के मुकाबले इसकी चार्ट कैसी दिखती है सर? देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है, लगातार लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में ये स्टॉक रहा है दीपांशु। इसमें कंसोलिडेशन भी हुआ है, और कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे करके शेयर थोड़ा नीचे फिसल करके आया है, लेकिन इन स्तरों पर मुझे एक बहुत मजबूत सपोर्ट चार्ट पर साफ दिख रहा है। तो मेरी राय में ये बहुत अच्छा मौका है इसको अक्यूमुलेट करके मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखने का। ओवरऑल मैं शुगर पे बहुत बुलिश हूं, और EID पैरी अग्रणी कंपनी है, किसी तरह का कोई शंका इस कंपनी को लेकर के नहीं है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। मुझे लगता है कि वापस से जो रिसेंट हाइज है 460 के, वो तो आएंगे ही। ये स्टॉक आपको 500-525 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो मौजूदा स्तरों पर खरीदारी में कोई हर्ज नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए EID पैरी, इस पर भी आपको रखनी चाहिए नजर। अविनाश जी, बायोकॉन पर कोई राय सर? अभी जो खबर आई है, सेलजीन के साथ इन्होंने रेवलीमेट का जो लिटिगेशन था उसको सेटल कर दिया है, और बड़ा एक्शन आ सकता है, क्योंकि 10 पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट्स के केसेस इन पर लगाए गए थे। बायोकॉन पर कोई राय, क्योंकि बाकी फार्मा स्टॉक्स के मुकाबले सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर यही काउंटर रहा है सर। थोड़े नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं अविनाश जी के साथ, उनके साथ दोबारा नेटवर्क ठीक करके कनेक्ट करेंगे। पर बंसल जी, जरा एक बार चार्ट पर भी राय दे दें बायोकॉन की। आज तो अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, पर थोड़ा दबाव में रहा है स्टॉक। चार्ट कैसे देखते हैं सर? देखिए दीपांशु, चार्ट्स पे बिल्कुल आपने राइटली मेंशन करा। चार्ट्स पे देखें तो प्रेशर पे रहा है, और अगर यहाँ पर अच्छी खबर के चलते खरीदारी करनी है तो 357 के अराउंड चल रहा है। यहाँ पर 359 के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। 359 के लेवल्स टूटते हैं तब एक इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के नजरिए से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, और जो ऑनगोइंग जो प्रेशर चल रहा है वो खत्म होगा। तो 359 के ऊपर खरीदारी की राय होगी। 359 के ऊपर निकलेगा तब इंट्राडे के अंदर जो पहला पड़ाव है वो 362 363 का होगा। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन। नजर रखते हैं, आज अच्छी खबर आई है, क्या फाइनली स्टॉक में जान आएगी कि नहीं, ये देखना जरूरी रहेगा इसके लिए। PSP प्रोजेक्ट्स, गुजरात में कंपनी को 133 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। सुमित जी, चार्ट पर कोई राय PSP प्रोजेक्ट सर?
होल्ड करके चल सकते हैं और स्टॉक के अंदर अगर कोई डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चले। स्टॉक ने पिछले 3 से 4 दिन में लोअर लेवल से एक अच्छा अपमूव दिखाया है। 400 के लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 443 444 के आसपास आ चुका है। अब इसके अंदर फ्रेश मोमेंटम ऊपर बनेगा जैसे ही 455 का लेवल एक बार ब्रेक होगा तो पोजीशंस होल्ड करें। 455 का इमीडिएट पहला पड़ाव है, वो लेवल टूटने के बाद स्टॉक के अंदर 475 से 480 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है अभी 420 425 के आसपास है, तो 425 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा।